हेलो एवरीवन, माय नेम इज CS निशी बसेर एंड टुडे जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट दैट इज सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव. अब ये जो एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 वो हमारे इंडिया में एनफोर्स हुआ था ऑन 20th of February 1957 में. और ये जो एक्ट है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्फोर्स हुआ था. अब ये एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने के लिए एक मोटिव इस एक्ट को बनाया क्यों गया था उसका मोटिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं एक सिनेरियो लूँ कि भाई आज हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 1000 करोड़ ऑफ पीपल है जो शेयर्स में डीलिंग करते हैं. अब अगर ये 1000 करोड़ ऑफ पीपल शेयर्स में डील कर रहे हैं विच मीन्स वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. अब हो क्या रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा हम कंपनीज में डाल रहे हैं. अगर हम शेयर खरीद रहे हैं मीन्स क्या कि हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं विच मीन्स कि हम हमारा पैसा किसको दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं. मतलब हमारा जितना भी ट्रस्ट है, फेथ है, हम किस में लगा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज की जेन्युइन होना कि भाई स्टॉक एक्सचेंज सही है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, वो जेन्युइन कंपनीज को ही लिस्ट करता है या नहीं है, ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और लोगों का ट्रस्ट ना टूटे, उन्हें लॉसेस ना हो, ये चीज़ देखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई एक एक्ट लेकर आ गए विच वाज नोन एज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. ठीक है. अब ये जो एक्ट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया कि भाई जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उन्हें रिकॉग्नाइज किया. जो भी हमारे जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उन्हें इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज होना पड़ता है. ठीक है. अब इस एक्ट का मेजर मोटिव क्या है कि भाई इस एक्ट में आप क्या पढ़ोगे कि स्टॉक एक्सचेंज किस हिसाब से रिकॉग्नाइज होंगे उनका हम पूरा डिटेल में प्रोसीजर पढ़ेंगे. इसके अलावा सिक्योरिटीज किस तरह से किस प्रोसीजर से लिस्ट होती है उसी डिटेल में पढ़ेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम नॉर्मली हम तो सिर्फ पैसा लगाते हैं, हमारे तरफ से डीलिंग करने वाला होता है ब्रोकर. तो ब्रोकर जो होता है उसके ऑपरेशंस कि भाई वो बाइंग एंड सेलिंग कैसे करेगा, उसके ऑपरेशंस जो है वो भी कौन एक्ट देखता है, हमारा SCRA एक्ट देखता है. ये एक्ट जो है वो मेजरली 3 चीज़ों से डील करता है. एक जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ, इसके अलावा जो भी सिक्योरिटीज में हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज साथ उसके साथ, और लिस्टिंग किस तरह से होगी, जो शेयर्स है वो किस तरह से लिस्ट होंगे उनके साथ ये डील करता है. अब इस एक्ट में एक बात और ध्यान रखने की बात यह है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इस एक्ट के अंदर पावर्स दे रखे हैं. पावर्स 2 चीज़ों को दे रखे हैं, 2 एंटिटीज को दे रखे हैं. एक है हमारा DE है जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और एक है सेबी. कि भाई जो DE और सेबी है उनको इस एक्ट में सारे पावर्स एक्सरसाइज करने के इनके पास पावर होते हैं. अब इस एक्ट को शुरू करने से के लिए जो हम सबसे पहला सेक्शन शुरू करें दैट इज सेक्शन 28 ऑफ दिस एक्ट विच इज नोन एज दी नॉन एप्लीकेबिलिटी. कि भाई ऐसी कौन सी एंटिटीज है जिन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. पहले देख लेते हैं कौन से है. गवर्नमेंट, RBI, लोकल अथॉरिटी, ऐसे कोई कॉर्पोरेशंस जो स्पेशल लॉ के अंडर स्टैब्लिश हुए हो, या ऐसे कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, शेयर वॉरेंट, ऑप्शन या राइट. मतलब क्या कि भाई अगर गवर्नमेंट, अब हमको पता है हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट चलता है, मतलब 2 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी इशू करती है तो उनको इस एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर RBI कोई बॉन्ड या सिक्योरिटी इशू कर रही है, लोकल अथॉरिटी है, कोई ऐसी कॉर्पोरेशन है जो स्पेशल लॉ के अंदर स्टैब्लिश्ड है, या अगर कोई भी कंपनी कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करती है, शेयर वारंट इशू कर रही है, या ऐसा शेयर इशू कर रही है जिसके अंदर जो सब्सक्राइबर है उनको ऑप्शन या राइट मिलेगा, इन सारी केसेस में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. बट ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये ही नाम है तो भाई इन पर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में एक रेसिडरी एक वो दिया है, रेसिडरी कंडीशन दी है कि भाई अगर गवर्नमेंट सोचती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स या हमारे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर उसे ऐसा लगता है
कि किसी एंटिटी को एग्जम्पशन मिलना चाहिए या किसी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एग्जम्पशन मिलना चाहिए, तो वो सेक्शन 28 के अंदर उनको एग्जम्पशंस दे सकती है गवर्नमेंट ने। सिर्फ इनके साथ ऐसा नहीं कि भाई ये है तो बस ये फाइनल है कि इसके आगे और किसी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब अंडर सेक्शन 28 एक रेसिडेंसी कंडीशन और रखी है कि भाई इन केस आगे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स या हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर किसी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एग्जम्पशन देना है या किसी एंटिटी को एग्जम्पशन देना ज़रूरी है तो गवर्नमेंट उनको वापस एग्जम्प्ट कर सकती है। ठीक है, अब किसी भी एक्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उस एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब आगे जाके हम उस टर्म को जब बार बार यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं चाहिए कि भाई समझ में नहीं आया कि वो टर्म क्या है। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट डेफिनेशन हम शुरू कर रहे हैं दैट इज सिक्योरिटीज़। जब से मैंने ये चैप्टर शुरू किया तब से हम सुन रहे हैं कि भाई सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो वो जो वर्ड है सिक्योरिटीज़ उसमें कौन सी सिक्योरिटीज़ आती है, कौन सी चीज़ें आती है, वो हम इस डेफिनेशन में समझेंगे। सबसे पहले एक्ट क्या बोलता है कि भाई जितने भी शेयर्स हैं, स्क्रिप्ट्स है, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक या ऐसी कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है वो आप किस में आ जाएगी, सिक्योरिटीज़ में आ जाएगी। ठीक है, उसने पहले भी क्या बोला कि भाई अब देखो उसने दोनों चीज़ें बोली, शेयर भी बोला है, स्टॉक भी बोला है, डिबेंचर भी बोला है और डिबेंचर स्टॉक भी बोला है। अब शेयर और स्टॉक और डिबेंचर स्टॉक में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? बहुत मिनिमम डिफरेंस होता है कि भाई जो कंपनी है वो शेयर इशू कर सकती है लेकिन स्टॉक इशू नहीं कर सकती है। सिमिलरली जब आपके पास शेयर होता है तो आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन स्टॉक में आपके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। शेयर कितना ही महंगा क्यों ना हो, आपको पूरा एक शेयर खरीदना पड़ता है। फ्रैक्शंस में शेयर कभी अवेलेबल नहीं होते हैं लेकिन स्टॉक जो होते हैं वो हमेशा हमको फ्रैक्शन से भी मिलते हैं। सिमिलर जो डिफरेंशिएट होता है वो डिबेंचर स्टॉक में भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलोगे कि यार एक वर्ड और दिखा जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स। तो ये क्या हुआ? स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं कि भाई अगर मैं फिजिकल फॉर्म में डीलिंग कर रही हूँ तो उसे तो कहते हैं शेयर्स। फिजिकल फॉर्म में अगर शेयर सर्टिफिकेट दिया, पैसा दिया लिया, उसे तो कहते हैं शेयर्स। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर मैं सिक्योरिटीज में डील करती हूँ तो उसे कहते हैं स्क्रिप्ट्स। चीज़ें वही होती है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है या बेसिक उसका डीलिंग का डिफरेंस है कि अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसे कहते हैं शेयर्स और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स। फिर आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स नॉर्मली जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हमारी गवर्नमेंट इशू करती है हम उस चीज़ के लिए नॉर्मली बॉन्ड वर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भाई ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये तो आ गई हमारे सिक्योरिटीज़ में। उसके बाद एक्ट बोलते हैं कि भाई जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स इफ यू नो डेरिवेटिव्स आर दोज थिंग्स जो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव करते हैं, तो डेरिवेटिव्स भी किस में आ गए, सिक्योरिटीज़ में आ गए। इसके अलावा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये जो टॉपिक है इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपके इसी सब्जेक्ट में। तो जो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो भी यूनिट्स इशू होती है वो भी हमारी किस में आती है, सिक्योरिटीज़ में आती है। म्यूचुअल फंड्स, बेसिक सी बात है, म्यूचुअल फंड्स भी क्या है, सिक्योरिटीज़ का पार्ट है। जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड के अलावा भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमारी जो है वो सिक्योरिटीज़ इशू करती है, तो जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है वो भी आती है किसमें, हमारी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आती है। इन केस अगर कोई कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही है लेकिन उस शेयर का कोई राइट या इंटरेस्ट इशू कर रही है, यहाँ पर सुनना, शेयर इशू नहीं किया लेकिन उस शेयर को लेकर कोई राइट या इंटरेस्ट इशू किया है तो वो राइट और इंटरेस्ट भी किस में आएगा, सिक्योरिटीज़ में आएगा। सिमिलरली अगर कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट है जो फारसी एक्ट 2002 के अंडर इशू हुई है। अब फारसी एक्ट क्या होता है, फारसी एक्ट का बहुत बड़ा जो ये है फुल फॉर्म है तो ये है कि भाई फारसी एक्ट कहता है हमारा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। अगर एक बेसिक सी बात बताऊँ तो बैंक क्या होते हैं, बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो को सिक्योरिटाइज करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, कोई एक स्पेशल व्हीकल के थ्रू सिक्योरिटाइज करते हैं, तो वो उस चीज़ को भी किस में आता है, आपकी सिक्योरिटीज में आता है। सिमिलरली अगर कोई इन्वेस्टर कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है, ठीक है, अभी जो इन्वेस्टर है वो कौन है, ये इन्वेस्टर है आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर कोई एज ए इन्वेस्टर कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है
अभी इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, या तो कोई डेप्ट होगा या रिसीवेबल होगा या कोई मॉर्गेज होगा, तो वो भी वापस किस में आता है, हमारे सिक्योरिटीज में आता है। और इन केस अगर गवर्नमेंट को कोई लगता है कि भाई ऑन अ फ्यूचर डेट हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं, तो वो भी आएगा सिक्योरिटीज में। कहता है भाई एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट बाद में स्पेसिफाई कर दे, तो वो भी किस में आ जाएगा, सिक्योरिटीज एक्ट में आएगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन सेकंड जो आएगी वो होती है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हम कब से पढ़ रहे हैं कि भाई जो एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट में डील करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है कि भाई हम जो सिक्योरिटीज में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, बात समझना, बाइंग नहीं पढ़ेंगे हम, परचेज बोलेंगे, वो ज़्यादा सही लगता है। तो भाई सिक्योरिटीज में का परचेज और सेलिंग का जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जो थर्ड डेफिनेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर स्पॉट का पता हो तो हम कितनी बार एक वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे। ठीक है, तो स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जिस दिन पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिक्योरिटी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जिस दिन मैं सिक्योरिटीज दे रही हूँ और उसी दिन मेरे पास पैसे आ रहे हैं, पैसे का लेन देन और सिक्योरिटीज का लेन देन अगर सेम डे होता है तो उसे कहते हैं स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक वापस समझना कि अगर सिक्योरिटीज और जो अमाउंट है उसका लेन देन अगर सेम डे पे होता है तो उसे कहते हैं स्पेशल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि भाई हम T+2 मानते हैं, T+2 मीन्स जो ट्रेडिंग डे है उससे एक दिन आगे का भी T+2 मानते हैं। लेकिन इस स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में T+2 कब यूज आएगा, जब जिस इंसान के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सेम लोकेलिटी या सेम लोकेशन पे नहीं है, कहीं और रहता है, तो वहाँ तक पैसे वैसे पहुँचने में ऑब्वियसली कभी कभार टाइम लग जाता है। तो उस केस में हम क्या मानेंगे, T+2 भी मान सकते हैं। बट यूजुअली क्या होता है, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी दिन सिक्योरिटीज और पैसे का लेन देन हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात। अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में है तो भाई सेम डे पे बेनिफिशियरी के अकाउंट में मेरा शेयर ट्रांसफर हुआ और सेम डे पे हमारे पास अमाउंट भी आ गया, तो उसे हम कहते हैं स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक दो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के टर्म्स हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन और एक है डीम्यूचुअलाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कितनी बार इस टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो दो टर्म्स हैं इनको शॉर्ट में C&D स्कीम कहा जाता है। इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, C&D स्कीम कहा जाता है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉर्पोरेटाइजेशन। अब कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है, बात समझना। ये एक्ट आया था इन द ईयर 1956 और इन्फोर्स हुआ था 1957 में। अब जब ये एक्ट आया उसके पहले ऑब्वियसली उसके पहले भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे, क्योंकि हमारा BSE NSE तो उससे भी पुराना है। तो उसके पहले, इस एक्ट के पहले जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज थे, वो सारे जितने भी स्टॉक एक्सचेंज थे वो या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में बने हुए थे। वापस सुनना, इस एक्ट के आने के पहले 1956 के पहले जो हमारे जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में बने हुए थे। अब ये जब एक्ट आया तब इसने एक्ट में क्या बोला कि भाई जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, दे हैव टू गो फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन। उनको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा। कॉर्पोरेटाइजेशन अगर इतना सा भी वर्ड देखो तो समझ में आ जाएगा। कॉर्पोरेट कंपनी विच मीन्स कि भाई होगा क्या कि अब जो BOI, AOP या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उनको कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। आई गेस BOI, AOP, कोऑपरेटिव, कंपनी, ये जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है हमने बिजनेस मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर इसमें पढ़े थे, बेसिक्स में पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड के। होता क्या है कि भाई ये जो ऊपर वाली जो है AOP है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, BOI है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टफ होता है। भाई कौन कैपिटल लाएगा, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है और जो भी लाइबिलिटी की जो शेयरिंग होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए एक्ट क्या बोलता है कि भाई अब क्या होगा, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको किसके लिए जाना पड़ेगा, उनको कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात समझना, वो क्या बोल रहा है कि भाई जब ये एक्ट आया तो एक्ट ने बोला कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मतलब क्या
कि जो कंपनी अब नई फॉर्म होगी उसको सक्सीड करना पड़ेगा। वो सक्सीड करेगी, किसको सक्सीड करेगी? एओपी और कोऑपरेटिव जो या डीओ है उनको सक्सीड करेगी। वापस सुनना, बहुत सिंपल है। जो कंपनी अब नई बन रही है वो क्या करेगी? वो पुराने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करेगी। उसके जितने भी एसेट है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, उनके साथ उसको क्या कर लेगी? टेक ओवर कर लेगी। बात सिंपल सी थी। कॉर्पोरेटाइजेशन क्या बोलता है कि भाई पहले क्या थे? स्टॉक एक्सचेंज जो थे वो दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए थे। आफ्टर द एक्ट अब जो कंपनीज है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उनको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू गो फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन। बात सिंपल है। कॉर्पोरेटाइजेशन जब वो कंपनी बनेगी तो वो वही सारा काम करेगी जो ये करते थे, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही थी, वो वही सारा काम करेंगे। वो उसी तरह से कंट्रोल करेंगे, वो उसी तरह से रेगुलेट करेंगे या उसी तरह से असिस्ट करेंगे। किस चीज़ को? बाइंग, सेलिंग या डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ को। जो काम ये कर रहा था वही काम अब वो कंपनी भी करेगी। बस चेंज क्या होगा कि उनके जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चेंज है। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है डीम्यूचुअलाइजेशन। अब डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, इसको भी इस तरह से समझना। पहले जब स्टॉक एक्सचेंज बनते थे तो भाई जो लोग उसके ओनर्स हुआ करते थे वही लोग उसके ब्रोकर बनते थे। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई मैं ये मान रही हूँ कि कोई ए नाम का स्टॉक एक्सचेंज खुला, 6 लोग उसमें, उन लोगों ने मिलकर स्टॉक एक्सचेंज खोला। अभी 6 के 6 लोग ओनर भी है प्लस इसके ब्रोकर भी है। बात समझ में आई? ठीक है। अब होगा क्या? कल को अगर कोई कंपनी आती है लिस्टिंग के लिए, बिकॉज आपको पता होगा कि अगर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करती है तो कंपनीज को हर टाइम पे अपने रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। उनको जो किस तरह से वो डिविडेंड भर रहे हैं, कर रहे हैं, वो सारा कुछ उसको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। अब अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को अपनी डिटेल्स देती है, मतलब वो तो क्या कर रही है कि भाई ओनर को डिटेल दे रही है, लेकिन ओनर क्या है? ब्रोकर भी है। तो डोंट यू थिंक कि जो भी जितनी भी उस कंपनी की खुफिया बातें हैं, इंटरनल बातें हैं, वो उन्हें ऐसा ब्रोकर भी पता पड़ रही है। बिकॉज अगर वो ब्रोकर है तो वो ऑब्वियसली जो शेयर्स में डीलिंग करते हैं, शेयर में डीलिंग कर रहा मतलब उनको पता है कि भाई ये कंपनी घाटा खाएगी या प्रॉफिट खाएगी। ठीक है। अगर उनको हर कंपनी की इंटरनल बातें पता पड़ रही है, जिसे हम कहते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो रहा है। ठीक है। इस चीज को स्टॉप करने के लिए, बिकॉज ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर कि भाई उसको एज अ ओनर सब पता भी पड़ रहा है और एज अ ब्रोकर वो प्रॉफिट भी खा रहा है। ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए एक्ट ने क्या बोला कि भाई आपको डीम्यूचुअलाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है कि भाई सेग्रीगेशन है। क्या है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मेंबरशिप। कि भाई या तो आप सिर्फ ब्रोकर बन के रहोगे या तो आप सिर्फ ओनर बन के रहोगे। आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते, आप दोनों चीजें हाथ में नहीं रख सकते हो। आप बोलोगे भाई ओनर भी रहो ब्रोकर भी रहो, नॉट पॉसिबल। या तो आप ओनर बन के रहो या तो आप ब्रोकर बन के रहो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में ये 6 के ऊपर बात आती है तो भाई अगर ये इंसान है, ये बोलता है कि भाई एक काम करता हूँ, मैं तो ओनरशिप ले रहा हूँ, तो आप हम उनसे क्या कहेंगे कि भाई अगर तू ओनरशिप रख रहा है तो जो ब्रोकर का लाइसेंस है तो छोड़ दे और एज अ ओनर स्टॉक एक्सचेंज में एक्ट करें। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये बोल रही हूँ कि भाई ये जो इंसान है ये बोलता है कि भाई मैं तो ब्रोकर बनूंगा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई एज अ ओनर आपके जो राइट्स है वो आप किसी और को दे दो और एज अ ब्रोकर आप काम करो। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई डीम्यूचुअलाइजेशन क्या कहता है कि देयर शुड बी अ सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो ओनर्स है वो अलग रहेंगे, जो मेंबर्स है वो अलग रहेंगे। क्लियर?